फिर रिकॉर्ड करते हैं। टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अंदर सबसे पहले तो चीज आनी चाहिए मैक्सवेल की इक्वेशंस। मैक्सवेल की इक्वेशंस मैंने पहले भी बता चुका हूं। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन उठाई। एक तो उसने उठाया गॉस लॉ और नाम दे दिया मैक्सवेल इक्वेशंस। गॉस लॉ तो क्या कहेगा, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए over a closed area is charge enclosed by epsilon naught, that is number of electric field lines exiting the closed area minus number of electric field lines entering the closed area। हाँ या ना? दूसरा मैक्सवेल इक्वेशन थी गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्योंकि क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं कैसे लूप्स, क्लोज्ड लूप्स। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए ओवर क्लोज्ड एरिया इज 0। इसको कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं, दिस इज म्यू नॉट इंटू चार्ज मैग्नेटिक नेट एनक्लोज्ड। और जो ये नेट मैग्नेटिक चार्ज एनक्लोज 0 होना चाहिए। इसका मतलब मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। किसके अंदर? मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। इलेक्ट्रोस्टैट में मोनोपोल एग्जिस्ट कर जाते हैं, पॉइंट चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। एग्जैक्टली समझ में आ गया? तीसरा हो गया फैराडे लॉ। फैराडे लॉ को हमने तो सीखा था ईएमएफ नेट इंड्यूस्ड इज माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ई डॉट डी एल का इंटीग्रल ओवर अ क्लोज लेंथ। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि क्लोज लूप बनाती थी, याद आ रहा है? इज माइनस डी फाई बी बाय डी टी। दैट इज अनदर वे ऑफ स्टेटिंग फैराडे लॉ। ये भी हम कर चुके हैं, ये पूरा चैप्टर पे कर चुके हैं ईएमआई पे। ये पूरा हम कर चुके हैं मैग्नेटिज्म में, और ये हम पूरा कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक और चीज भी था, फोर्थ इक्वेशन कौन सी थी? एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स लॉ कहता था इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ओवर अ क्लोज लेंथ इज म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड क्रॉसिंग द, that is the net current crossing the enclosed area। यहां पर मैक्सवेल ने अपना योगदान दिया और उसने कहा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। सही है? दिस इज मैक्सवेल्स करेक्शन टू एम्पियर्स लॉ। दिस इज मैक्सवेल्स करेक्शन टू एम्पियर्स लॉ। यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाली जो क्वांटिटी है इसका डायमेंशन किसका डायमेंशन होगा? करंट का। हाँ या ना? म्यू नॉट
आई म्यू नॉट आई। इस क्वांटिटी को बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोल देते हैं गाइस? डिस्प्लेसमेंट करंट। किस किस को ये समझ में आया है? समझना कुछ था ही नहीं, मैंने तो बताया है, मैंने तो समझाया है, मैंने तो बताया है कि ऐसा होता है। अब जरा ध्यान से सोचो, ये हम कब लगाते थे? एम्पियर्स लॉ से हम क्या निकालते थे? याद करने का कोशिश करेंगे। ये कहते थे, इनफाइनाइट वायर लेते थे, इनफाइनाइट वायर में करंट भेजते थे, करंट भेजते थे, और ये कहते थे कि यहां पर एक सर्कुलर लूप ले लो, और इस सर्कुलर लूप पे रेडियस आर ले लो, बी ऐसे है, डीएल ऐसे है, बी ऐसे है 3D में, डीएल ऐसे है, बी ऐसे है, डीएल ऐसे है, बी हर जगह सेम होगा, तो हम ये कहते थे बी मैग्नीट्यूड डीएल मैग्नीट्यूड कॉस 0 का इंटीग्रल इज म्यू नॉट आई। हाँ या ना? ये सिमिट्री से बाहर चला जाएगा, तो डीएल मैग्नीट्यूड का इंटीग्रल क्या बन जाएगा? बी मैग्नीट्यूड इंटू 2 पाई आर इज म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर निकाल ली हमने, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सिमेट्रिक सिचुएशंस में सॉल्व कर पाते थे बी, वैलिड हमेशा होता था। हाँ या ना? अपेरेंटली इसका मतलब वैलिड हमेशा नहीं होता था, क्योंकि इसका मतलब तभी तो सेकंड क्वांटिटी आई है। सेकंड क्वांटिटी क्या कह रही है? अगर कभी करंट नहीं है, अगर कभी करंट नहीं है और किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तुम्हें समझ में आया? फैराडे लॉ क्या बोलता है गाइस, ये बताओ। फैराडे लॉ क्या बोल रहा था? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ एरिया क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ एरिया क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो बोल रहा था, या ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। तो फैराडे लॉ का एक तरीके से उल्टा नहीं हो गया? फैराडे लॉ में तुम क्या कह रहे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए। यहां पे क्या बोल रहे हो? एम्पियर सर्किटल लॉ में अगर मैं पहली क्वांटिटी को जीरो मान लूं, अगर मैं पहली क्वांटिटी को जीरो मान लूं, तो सेकंड क्वांटिटी ये कहेगी कि अगर किसी एरिया में, अगर किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। बोलो हाँ। किस किस को ये समझ में आया है? एवरीबडी गॉट इट और नॉट? नंदिनी समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये सेकंड क्वांटिटी समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रही है? जो सेकंड करोगे? हैं, आपने रिपीट करोगे एक भाई क्या बोला अभी? कर देते हैं बेटा, रुको समझा ही देते हैं ना, वो ज़्यादा आसान रहेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन से समझो। ये क्वेश्चन होता था, एक सर्कुलर रीजन होता था, रेडियस आर होता था, ऐसे डायरेक्शन बना दी, ऐसे डायरेक्शन बना दी, और ये कह दिया ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये टाइम का फंक्शन है, और ये टाइम का कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर हमने कहा यहाँ पर आर डिस्टेंस पे मैंने एक हाइपोथेटिकल लूप बना लिया, और ये कहा कि इस हाइपोथेटिकल लूप में फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। फैराडे लॉ लगा रहा हूं मैं। डी फाइव बाई डी टी कितना हो जाएगा? डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर इंटू डी बी बाई डी टी। फिर मैंने कहा कि ये ईएमएफ हो जाएगा। ईएमएफ को ईएमएफ की तरह ना सोच के मैंने क्या कहा? फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन बोला था।
तो इंक्रीजिंग फंक्शन बोला था और फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो लेंज लॉ कहेगा कि फ्लक्स इंक्रीज ना करे तो बी इंड्यूस बाहर की तरफ होना चाहिए। बी इंड्यूस बाहर की तरफ होना चाहिए तो करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। करंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए तो पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स ऐसे लगना चाहिए, पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स ऐसे लगना चाहिए। एम आई राइट? ये डायरेक्शन हो गई सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे ई डॉट डी एल करूंगा, डी एल इसके अलॉन्ग हो गया, ई डॉट डी एल करूंगा तो इस ई एम एफ को लिख दूंगा ई मैग्नीट्यूड डी एल मैग्नीट्यूड कॉस जीरो का इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज लेंथ। ई मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा, अंदर बन जाएगा हमारा इंटीग्रल में 2 पाई आर। तो इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बन जाएगा कितना, सॉरी, r/2 dB/dt, r/2 dB/dt। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये सिर्फ अंदर वाले रीजन में क्रिएट होती है? नहीं, ये तो अंदर वाले रीजन में निकाली, ऐसे बनेगी। बाहर वाले रीजन में भी तो बनती है। बाहर वाले रीजन में हम निकालते थे, कैसे निकालते थे? ये आर लेते थे, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल लूप ले लेते थे। ये क्या हो गया? हाइपोथेटिकल लूप ले लेते थे। इसमें जब तुम फ्लक्स निकालोगे तो पूरा एरिया लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस वाले एरिया में तो बी जीरो है, इस वाले एरिया में तो बी जीरो है। तो फ्लक्स सिर्फ किस वाले एरिया में होगा? कैपिटल आर तक होगा। तो हम कहेंगे फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी मैग्नीट्यूड इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वेयर, ये फ्लक्स हो जाएगा। अब डी फाई बाई डी टी करूंगा तो पाई आर स्क्वेयर इंटू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू ई मैग्नीट्यूड इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। तो ई मैग्नीट्यूड आ जाएगा आर स्क्वेयर बाई 2 आर इंटू डी बी बाई डी टी। बोलो हाँ। डायरेक्शन फिर से यही बनाई हमने लेंज लॉ के बेसिस पे। मैंने कहा बी इंक्रीजिंग मान रहे थे, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा हमारा? सो दैट कि इंक्रीजिंग को रोके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बनेगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बात सर। अलग है। अंदर वाले रीजन में r/2 dB/dt आ रहा है और बाहर वाले रीजन में r स्क्वायर बाई 2r dB/dt आ रहा है। बोलो हाँ। यस सर। उसके बाद इसका ग्राफ बनाया था हमने, पहले ऐसे बना था, फिर ऐसे बना था, हाँ या ना? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ r हो गया। कैपिटल R पे मैक्सिमम आएगा r/2 dB/dt, कैपिटल R/2 dB/dt। बोलो हाँ। अंदर डायरेक्टली सर। प्रोपोर्शनल टू r था, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। गॉट इट? अब ये चीज तो रीकैप करी है मैंने। इस चीज को देख के अब मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास एम्पियर्स लॉ क्या बोल रहा है करेक्शन वाली फॉर्म में? करंट वरंट नहीं है, करंट वरंट नहीं है। बी डॉट डी एल का इंटीग्रल ओवर अ क्लोज लेंथ शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब ये डी फाई ई बाई डी टी क्या हो गया? ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज। तो ये बोलना चाह रहा है कि कभी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो किसी एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। यही तो बोल रहा है ये। अगर मैं टेक्निकली कहूं कि ये कैपिटल आर वाला रीजन है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सी फील्ड है भाई? ये कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये फंक्शन ऑफ टाइम है और ये इंक्रीजिंग है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सेम सेम लॉजिक जैसे भी ऊपर कर रहे थे, यहाँ से सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पे एक हाइपोथेटिकल सर्कुलर लूप बना लूँ, सही है? और फिर मैं ये कहूँगा इसमें नेगेटिव साइन नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, हाँ या ना? जबकि फैराडे लॉ में होता है, जबकि फैराडे लॉ में होता है, फैराडे लॉ में ये नेगेटिव साइन होता है। ये लेंज लॉ वाला साइन हो गया, यहां पर नेगेटिव साइन नहीं है। एम आई राइट?
इसका मतलब जो उल्टा किया था हमने कहा था कि जो फ्लक्स इंक्रीज हो रही है तो बी इंड्यूस उल्टा होता था, ई इंड्यूस उल्टा होता था, इसमें वो नहीं करना है। इसका मतलब वो नहीं करना है तो डायरेक्टली क्या कहूंगा, इस डायरेक्शन में होना चाहिए बी। डायरेक्शन का ध्यान कैसे दिया कि जो लेंज लॉ में करते आए हैं वो उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना था इसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था पाई आर स्क्वायर ई, डी फाई ई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी ई बाई डी टी। बोलो हाँ। उसके बाद एम्पियर्स लॉ देखा। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी दैट इज पाई आर स्क्वायर डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इंटू 2 पाई आर। सो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन जाएगी यहाँ पर, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, ये बन जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर बाई टू डी ई बाई डी टी। बोलो हाँ। ये अंदर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बन गई, और बाहर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इस आर डिस्टेंस पे फिर से सर्कुलर लूप बना देंगे ऐसे, हाँ या ना। जो लेंस लॉ में कर रहे थे वो नहीं करेंगे, दैट्स इट। ये सबको समझ में आया है या नहीं आया है, कि यहां पर एक सर्कल बना दो, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, फ्लक्स इंक्रीज कर रही है। तो हम वैसे तो कहते थे कि लेंस लॉ में कहते थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती है तो ईएमएफ इंड्यूस उसको अपोज करेगा, तो करंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें हम कहेंगे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए क्लॉकवाइज। तो हमने कहा ओके, ये बन जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी ई बाई डी टी इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई 2 आर इंटू डी ई बाई डी टी। बोलो हाँ। गाइज गॉट इट और नॉट। स्टोरी ये बनी कि लाइफ बड़ी सिमेट्रिक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। एम्पियर लॉ ने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसका मतलब अगर देखा जाए, जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे बनती है, मूविंग चार्जेस के कारण बनती है, मूविंग चार्जेस के कारण बनती है, या करंट कैरिंग वायर्स के कारण बनती है, या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बनती है। एम आई राइट? वैसे सही पूछा जाए तो ऐसे भी कह सकते हैं मूविंग चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, मूविंग चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगी। ऐसे भी सोच सकता हूं ना। टेक्निकली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कब करेगी, अगर कोई मूविंग चार्ज चले, कोई चार्ज चलेगा तो किसी पॉइंट पे देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं ना कि वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती जाएगी उस एरिया पे, हाँ या ना। किस किस को समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा काफी वो हो गया, नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया। माधव आया है, समझ में नहीं आया है? हाँ क्षितिज, सर। हाँ सर। यस सर। क्षितिज क्या समझ में आया भाई तुम्हें? सर कि वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बिल्कुल सही, मतलब लाइफ सिमेट्रिक है। आइंस्टाइन को भी बहुत मन था पता है ये सोचने का, क्योंकि लाइफ के अंदर सिमेट्री होना बहुत जरूरी है। तो मतलब उसने जो रिलेटिविटी दिया जनरली, मतलब दैट इज बेसिकली, उसने बेसिकली मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में बात करी, उसने बेसिकली प्लैनेट्स के बारे में बात करी, गैलेक्सी के बारे में बात करी, और साथ में उस टाइम पे एक नई फील्ड आ रही थी क्वांटम मैकेनिक्स। तो ही वाज मोर लाइक यार लाइफ बड़ी सिमेट्रिक होनी चाहिए, समथिंग समहाउ माय थ्योरी शुड बी कैरिड ओवर टू क्वांटम मैकेनिक्स आल्सो।
तो दैट्स व्हाई ही वाज वर्किंग ऑन समथिंग कॉल्ड एज यूनिफाइड फील्ड थ्योरी. साइंटिस्ट्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर क्या, लाइफ में सिमेट्री होनी जरूरी है. जैसे यहाँ पे सिमेट्री हो गई या नहीं हो गई कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होके मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होके इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है. ये सबको समझ में आया कि नहीं आया एवरीबॉडी? सर. गुड. अब सुनो जरा, जो मैंने लिखवाया था लिख लिया था सबने? बेसिकली आई एम गिविंग यू अ फोटोग्राफ फ्रॉम एनसीईआरटी. हाँ भाई, ऐसा कुछ बोला है यहां पर. भाई कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट वो इसलिए बोल सकते हैं, तुम ये कह रहे हो ना कैपेसिटर से पढ़ा था, कैपेसिटर से इसलिए पढ़ा था क्योंकि कैपेसिटर्स के अंदर चार्ज टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा. चार्ज टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा तो बीच में हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी. इज दैट फाइन और नॉट? यस सर. तो जो मैंने बताया ये समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यही डायग्राम मैंने बनाया है एनसीईआरटी में, इसको बस समझा के छोड़ दिया. मैंने इसका मैथमेटिकल एनालिसिस किया है. समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? आ गया सर. ये हमने इसका क्या किया है, मैथ किया है. सॉरी, नॉट, लेट्स नॉट से इट मैथ्स, फिजिक्स किया है. ये मैंने इसका फिजिक्स किया है कि भाई इसका मैंने वैल्यू निकाल दी, बी की वैल्यू निकाल दी. दिस इज बी आउटसाइड वाले रीजन में एंड दिस इज बी इनसाइड वाले रीजन में. मतलब एनसीईआरटी में ये कमी बहुत ज्यादा है, वो ना चीजों को छू के छोड़ देते हैं, उसका कहते हैं कि भाई कर लेना खुद. क्या कर लेना? खुद ही कर लेना. बस एक डायग्राम बना के छोड़ दिया, भाई समझ लेना खुद. ठीक है. उसके बाद नहीं, आइडिया ये है कि किसी के दिमाग में एम्पियर लॉ जो है ना, एम्पियर लॉ तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं था. एम्पियर लॉ में हम क्या करते थे, ये बाउंड्री लेते हैं बाउंड्री गाइज. हम ये कहते हैं कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट दो, ऐसे ऐसे काट दो, डीएल डीएल में काट दो. ये dl1 वेक्टर हो गया, ये dl2 वेक्टर हो गया, ये dl3 हो गया. यहां पे करंट कैरिंग वायर्स थे, एक में करंट I1 जा रहा था, एक में करंट I2 जा रहा था, एक में करंट I3 जा रहा था. उनके कारण नेट मैग्नेटिक और कुछ बाहर भी जा रहे थे, I4 जा रहा था, I5 जा रहा था. अब यहां पर dl1 पे छोटे से लेंथ के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, सबके कारण, अंदर और बाहर वाले सबके कारण वो b1 वेक्टर है. इस वाले पे सपोज b2 वेक्टर है, इस वाले पे सपोज b3 वेक्टर है. तो हम कहेंगे एम्पियर्स लॉ क्या कहता था पुराने जमाने में, मतलब जो पुराने वाला, विदाउट द मैक्सवेल्स करेक्शन, इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl ओवर दिस क्लोज लेंथ इज म्यू नॉट इंटू I एनक्लोज्ड. I एनक्लोज्ड हो गया करंट, नेट करंट, B तो नेट लेते हैं इनसाइड आउटसाइड सबका मिला के, और I एनक्लोज्ड होता है करंट क्रॉसिंग एरिया एनक्लोज्ड, करंट क्रॉसिंग एरिया एनक्लोज्ड. इज दैट फाइन? तो इसमें एरिया एनक्लोज्ड क्या हो गया कि जो ये हमारा लूप लिया है हमने, क्लोज लेंथ लिया है, उसके अंदर जो एरिया है, इस एरिया को कौन सा करंट क्रॉस कर रहा है? I1 कर रहा है, I2 कर रहा है, I3 कर रहा है. इसमें साइन कैसे लेते थे? राइट हैंड थंब रूल से लेते थे. कैसे लेते थे गाइस? राइट हैंड थंब रूल से. DL की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, DL की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, तो ये वाली डायरेक्शन फिर पॉजिटिव हो जाएगी, थंब की डायरेक्शन. तो इसका मतलब I2 और I3 पॉजिटिव हो जाएगा. तो दिस बिकम्स म्यू नॉट I2 प्लस I3 माइनस I1. बोलो हाँ. ये हम एम्पियर्स लॉ सीखते आए हैं. बेटा एम्पियर ने कहीं ये नहीं कहा कि एरिया एनक्लोज यही होना चाहिए. तुम कहोगे और कौन सा एरिया एनक्लोज हो सकता है, और कौन सा एरिया एनक्लोज हो सकता है? बेटा कोई भी एरिया जिसकी बाउंड्री ये है.
अब समझ में आया? कोई भी एरिया जिसकी बाउंड्री ये है, 3D में एरिया तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? किसको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कोई भी एरिया जिसकी बाउंड्री ये है, किसी को ये समझ में आ रहा है कि ऐसे हो सकता है कि मान लो मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया, एम्पियर ने कभी ये नहीं कहा कि भैया म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड हो गया, करंट क्रॉसिंग द एरिया एनक्लोज्ड, उसने कहीं नहीं कहा कि ये एरिया होना जरूरी है। अगर इस बाउंड्री पे एम्पियर लॉ लगा रहे हो तो उसने ये भी कहा कि ये भी एरिया तुम ले सकते थे, एटलीस्ट उसकी बाउंड्री तो ये ब्लैक वाला पार्ट है या नहीं है? अब किसी को समझ में आया? एम्पियर लॉ में भी मतलब क्लैरिटी आई कि कहीं उसमें ये नहीं लिखा था कि ये वाला एरिया भी ले सकता था मैं चाहता तो। हाँ या ना? उसमें बेसिकली ब्लैक वाला पोर्शन आना जरूरी है। ब्लैक वाला पोर्शन शुड बिहेव लाइक द बाउंड्री। ऐसे सोचो कि तुमने चिंगम ली और फूक मार के बुलबुला बना दिया। अब समझ में आ रही है बात? डायग्राम समझ में आया हो तो दैट ब्लैक वाला शुड बी द बाउंड्री ऑफ दैट एरिया, दैट एरिया नीड नॉट बी द क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ या ना? करंट क्रॉसिंग द एरिया एनक्लोज्ड, करंट क्रॉसिंग द पिंक वाला एरिया भी चलेगा, ग्रीन वाला भी चलेगा, ब्लू वाला भी चलेगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का? एनी प्रॉब्लम विद दिस पार्ट? एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाता हूं मैं, उन्होंने भी ये चीज समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने ये समझाने का प्रयास इस डायग्राम से किया है, ठीक है? कि उन्होंने कहा कि एरिया तुम कोई भी ले सकते थे। अगर तुम ये वाली बाउंड्री ले रहे हो बेटा, ये वाली बाउंड्री ले रहे हो, तो एरिया तुम ये वाला भी ले सकते थे। हाँ या ना? और ये बाउंड्री ले रहे हो तो एरिया तुम ये वाला भी ले सकते थे। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एज लॉन्ग एज उस एरिया की बाउंड्री ये रिंग है। हाँ या ना? अब समझ में आ रहा है? तो करंट क्रॉसिंग द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस पर्टिकुलर क्लोज लेंथ, करंट क्रॉसिंग द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस पर्टिकुलर क्लोज लेंथ, दैट क्लोज लेंथ का के अंदर का एरिया लेना जरूरी नहीं है, उसको थोड़ा कर्व लेके 3D में भी सोच सकते हो। मेरे ख्याल से होल्ड ऑन अ सेकंड, आई कैन गिव यू अ बेटर डायग्राम। गाइस बात समझ में आई या नहीं आई? ये क्या कह रहा है कि जो हमारा ये जो गोल चक्कर बनाया है, ये तो वो हो गया क्लोज लेंथ जिस पे एम्पियर लॉ लगा रहे हैं। अब वो ये कह रहा है एरिया जो लोगे वो ये जनरली ये लेते थे, लेकिन वो ये कह रहा है बल्जिंग सरफेस भी ले सकते हो एरिया। समझ में आई बात या नहीं आई? क्या कह रहा है? बल्जिंग सरफेस को भी एरिया मान सकते हो एम्पियर लॉ लगाने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या आ गई? जो एम्पियर लॉ पुरानी फॉर्म में था वो फेल हो रहा था। अगर ऐसा कर रहे थे तो वो फेल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इधर देखो मैं दिखाता हूं। सिचुएशन बनाओ। सिचुएशन ये है कि मान लो मेरे पास कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और हम कर रहे हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करेंगे तो ये करंट हमारा टाइम डिपेंडेंट आएगा, करंट टाइम डिपेंडेंट आएगा। ये E है, ये R है, ये कैपेसिटेंस C है। सो कैन आई से दिस करंट एज अ फंक्शन ऑफ T वुड बी E by R e to the power minus T by RC। करंट हमारा इनिशियली हो जाएगा E by R, इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर था, ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ T होगा, ये माइनस Q एज अ फंक्शन ऑफ T होगा। टाइम के साथ ये चार्ज बढ़ता जाएगा।
तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी क्या होगा, इनिशियल करंट ई बाय आर ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टी क्या होगा, सीई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। किस किस को याद है, कैपेसिटर्स में हमने पढ़ा था। अब कोई रिसोर्सफुल पर्सन ने ये सिचुएशन बना ली, और कहता है मैं इस क्लोज लेंथ पे लगाऊंगा एम्पियर्स लॉ। अब उसने इस क्लोज लेंथ पे जब एम्पियर्स लॉ लगाना चाहा तो उसने फंडा क्या लगाया, उसने कहा देखो ऐसा है, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, और उसने डीएल ऐसे ले लिया। डायरेक्शन सोच के लिए है, हाँ या ना। ये लेंथ्स को लार्ज रख लिया कि ये लार्ज है, ये भी लार्ज है, तो मतलब एक तरीके से इन वाले वायर्स का इफेक्ट नहीं माने तो यहां पर जो बी होगा वो ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला मान ले। अगर ये वाले लेंथ को लार्ज मानूं, ये वाली लेंथ को लार्ज मानूं, ये वाली लेंथ को भी लार्ज मानूं, तो सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके कारण होगी, इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण मान ली। एम आई राइट गाइज। यहां पर एम्पियर लॉ लगाऊंगा तो क्या बनेगा, बी डॉट डी एल का इंटेग्रल ओवर द क्लोज लेंथ दैट विल बी म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड। आई एनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी। बोलो हाँ, इस वाले एरिया को यूज करूंगा तो, इस वाले एरिया को यूज करूंगा तो। बात समझ में आई। फिर किसी ने कहा कि एम्पियर ने कभी ये नहीं कहा था कि यही एरिया यूज करना है, क्या हम ये वाला एरिया नहीं यूज कर सकते। ये वाला एरिया अगर यूज कर रहा हूं मैं तो एम्पियर लॉ इस फॉर्म में फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है, राइट हैंड साइड तो हो जाएगा जीरो और बी एक्चुअली में नॉन जीरो आ रहा है, हाँ या ना। किस किस को ये समझ में आया। हाँ सर। राइट हैंड साइड तो हो जाएगा जीरो क्योंकि करंट एनक्लोज तो है ही नहीं, इसमें करंट क्रॉस ही नहीं कर रहा, ब्लू एरिया को, बल्जिंग एरिया को करंट क्रॉस कर ही नहीं रहा। अब ये डायग्राम समझ में आ रहा है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बीइंग चार्ज्ड, द कंडक्शन करंट थ्रू द प्लेन सरफेस इज आईसी, ठीक है, बट देयर इज नो कंडक्शन करंट थ्रू द सरफेस दैट bulges out to pass between the plates. The two surfaces have a common boundary, so this difference in I enclosed leads to apparent contradiction in applying Ampere's law. ये समझ में आया कि नहीं आया। तो वो कॉन्ट्राडिक्शन को उसने रिजॉल्व किया, किसने, मैक्सवेल ने। उसने कहा कि यहां पर एक और टर्म होनी चाहिए, यहां पर एक और टर्म होनी चाहिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब ये डी फाई ई बाई डी टी वाली टर्म कहां से आई, वो ये कहेगा अब ब्लू वाले में तुम करंट एनक्लोज तो जीरो बोल दोगे, लेकिन यहां पर चार्ज हमारा टाइम डिपेंडेंट है, ये चार्ज है, ये माइनस क्यू है एज अ फंक्शन ऑफ टी। इस रीजन में देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर याद आ रही है किसी को तो ये होती थी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है। यस सर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी तो यहां पर इस एरिया के इस पार्ट पोर्शन में, इस शेडेड पोर्शन में, क्या मैं कह सकता हूं डी फाई बाई डी टी नॉन जीरो हो जाएगा, हाँ या ना। अब समझ में आ हाँ रहा है सर। नहीं आ रहा है। तो इसे उस केस में ये एक तरीके से कौन सी क्या चीज, ये करंट का रोल प्ले करेगा, नॉट डी फाई बाई डी टी, दिस होल क्वांटिटी विल प्ले द रोल ऑफ करंट, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेसिकली हमारा एम्पियर लॉ फेल नहीं हुआ, उसमें करेक्शन की जरूरत थी। इसीलिए तुम नोटिस करना जब एम्पियर लॉ पढ़ते थे तो वहां पर एक चीज बोलते थे फॉर स्टेडी करेंट्स, अगर याद आ रहा हो तो, कहीं किसी ने पढ़ा हो ढंग से थ्योरी वाला पोर्शन, तो वो कहते थे एम्पियर लॉ इज वैलिड फॉर स्टेडी करेंट्स, कुछ ऐसे बोला था।
नोबडी रिमेंबर्स दैट। हम्म। मैंने नहीं पढ़ाया होगा क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाने का मतलब है कंफ्यूज करना, लेकिन तुमने कोई किताब पढ़ी होगी तो किताब में तो लिखा होगा डेफिनेटली कि एम्पियर लॉ इज वैलिड फॉर। स्टडी करंट। यहां तक का समझ में आ गया या नहीं आ गया? एवरीबॉडी आगे बढ़े। हाँ, तो मैं अब ये कह रहा था, सर और कितनी देर का टॉपिक पढ़ाया? बहुत, इसलिए अब दोबारा मत पूछना। सपोज हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये है, ये ऐसे है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये स्विच है, ये ई ले लो, ये आर ले लो, ये रेडियस को ले लो आर, इसको t इक्वल टू 0 पे कर दो क्लोज, t इक्वल टू 0 पे कर दो क्लोज, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब थोड़ा डायग्राम में डिफरेंस करता हूं, कुछ ऐसे बना दिया। सिमेट्रिक सिचुएशन बनानी जरूरी है। अब वो कह रहे हैं यहां पर सेंटर से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P। कैसे करेंगे? जो गिवन है उसके टर्म्स में निकालना है। तो मैं ये कहूंगा यहां पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया, ये चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टी था हमारा कितना, CE 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई RC। यहां तक सही है, कैपेसिटेंस C दिया हुआ है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, यहां पर ऐसे हमने एम्पियर लूप ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस पे चार्ज, ये तो सबको करना आता है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, आई होप। यहां पर फ्लक्स हो जाएगा पाई एक्स स्क्वेयर ई, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया थ्रू दिस लूप। फिर मैंने कहा डी फाई ई बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी फाई ई बाई डी टी हो जाएगा पाई एक्स स्क्वेयर डी ई बाई डी टी। चलो भाई ठीक है, इसका मतलब एम्पियर लॉ का राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, दैट इज पाई एक्स स्क्वेयर डी ई बाई डी टी। डी ई बाई डी टी किस चीज का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी ई बाई डी टी इस चीज का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो डी ई बाई डी टी होगा, डी ई बाई डी टी हो जाएगा 1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू बाई डी टी। बेटा ये बता दो, ये डी क्यू बाई डी टी को यहां से डिफरेंशिएट करके लिखने की जरूरत है या डायरेक्टली बोल दूं डी क्यू बाई डी टी करंट है, हाँ या ना? सर तो मैं इसको कह दूंगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पाई एक्स स्क्वेयर, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना, पाई एक्स स्क्वेयर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ई बाई डी टी है, तो वो डी क्यू बाई डी टी, तो 1 बाई, जो डी क्यू बाई डी टी को लिख दिया आई एज अ फंक्शन ऑफ टी। ये आ गया नहीं आ गया? ये तो राइट हैंड साइड हो गया, ये तो आर एच एस हो गया। एल एच एस में क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। अच्छा, अब ई ऐसे है, एरिया वेक्टर भी ऐसे ले लिया इसका, तो हमने कहा फ्लक्स इंक्रीज हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम लेंज लॉ लगाते तो ऐसे करते, तो बनता हमारा सॉलिड वाले में ऊपर, लेकिन सॉलिड वाले में ऊपर नहीं, नीचे बनेगा इसमें, हाँ या ना? लेंज लॉ नहीं लगाना होता, नेगेटिव साइन नहीं है,
तो क्या मैं कह सकता हूँ डायरेक्शन ऐसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की? सोच के बोला है मैंने ये, एवरीबॉडी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, LHS में क्या बन जाएगा हमारा, B इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू 2πx इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पाई एक्स स्क्वेयर बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू आई। कितना बन रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बन रही है एम्पियर लॉ से? ये बन रही है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाय 2, ये एप्सिलॉन नॉट कट गया, एप्सिलॉन नॉट कट गया, एक एक्स भी कट गया, पाई भी कट गया, तो बी बन गया हमारे पास म्यू नॉट एक्स बाय 2a इंटू आई। सही है फॉर एवरीबॉडी? ए कौन सा एरिया है बाय द वे, ए कौन सा एरिया है? एरिया ऑफ कैपेसिटर प्लेट। एरिया ऑफ कैपेसिटर, तो वो हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एरिया हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सही है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एक्स अपॉन 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आई। अगर इसको अब अच्छे से लिखना चाहते हो तो इसको लिख देना म्यू नॉट एक्स बाय 2 पाई आर स्क्वायर, आई को लिख देना ई बाय आर, e to the power minus t by rc. This is b as a function of x for x less than small r. ये वही तो किया थोड़ी देर पहले मैंने अलग से सिखाया था, वही चीज, हाँ या ना? डू यू रियलाइज ये चीज जो मैंने करी है ये यही किया है जहां से मैंने स्टार्ट किया था? किस किस को दिखाई दे रहा है? बी इनसाइड वाला केस, बी इनसाइड वाला केस ही तो किया है। हाँ सर। एवरीबॉडी गॉट इट? लिख लिया सबने? ये दोबारा पूछो क्या कह रहे थे। एनसीईआरटी में ये ब्लू पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यस सर। तो इसमें ये है कि जो नीचे वाला डायग्राम है इसमें जो ये वाला पार्ट है ना जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस पूरे बल्जिंग एरिया का ये वाला पार्ट जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, हाँ या ना? ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कर लिया, ये आंसर तो मतलब ऑब्वियसली पेपर में आएगा तो मुझे तो लग रहा है बच्चे छोड़ के आएंगे, लग रहा है ना? छोड़ के आओगे या नहीं छोड़ के आओगे? मैं करूं इस क्वेश्चन को दोबारा? मुझे कुछ नहीं आता, मैं भूल गया सब कुछ, मतलब वो हो गया, क्या कहते हैं इसे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो गया, फिर मेरे पास दोबारा से ये क्वेश्चन आया। बच्चों ध्यान से देखना, ये रजिस्टर था R, ये था E, T0 पे क्लोज किया, T0 पे क्लोज किया, करंट हमारा टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? करंट विल बी E बाय आर, ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। इसने कहा ये वाला डिस्टेंस है स्मॉल आर, और फिर ये कह रहा है यहां से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। यहां पर मैंने अपना सिक्स्थ सेंस लगाया और सिक्स्थ सेंस से कहा करंट ऐसे जा रहा था आई, इस हवा में मान लिया करंट जा रहा है, इस हवा में मान लिया करंट जा रहा है, कितना? आई,
ये एक तरीके से इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर मान लिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर माना, फिर यहां पर मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया, ये लूप बनाया और ये कहा कि इसमें एनक्लोज्ड करंट कितना हो जाएगा, इसमें करंट एनक्लोज हो जाएगा I अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर, करंट पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, क्योंकि ये पूरा करंट तो इस एरिया से पास कर रहा था तो इतने एरिया में करंट कितना पास कर रहा है। और फिर एम्पियर लॉ लगाया जो पुराने तरीके से लगाते थे कि करंट एनक्लोज्ड ऐसे जा रहा है, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी। बोलो हाँ, एवरीबडी गॉट इट। सो हम ये कह सकते हैं कि इससे हमारा क्या बनेगा गाइज, इससे क्या बनेगा, बी इंटू 2 पाई एक्स बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, आई एनक्लोज्ड हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वेयर इंटू पाई एक्स स्क्वेयर। एवरीबडी गॉट इट? नहीं समझ में आया? इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर वाला केस कर दिया मैंने कहा भाई इतना बड़ा हमारे पास ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, करंट ऐसे जा रहा है, तो यहां से एक्स डिस्टेंस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, याद आ रहा है ऐसा केस? तो कैसे निकालते थे, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड बाय 2 पाई एक्स भी लिख देते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, डायरेक्टली भी लिख सकते थे, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई एक्स। बोलो हाँ, तो वही आ गया म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई एक्स। कितना आ रहा है ये, म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, फिर एक्स को एक्स आई को क्या लिख देना, एक्स तो यही रहेगा, आई को क्या लिख देना एंड में, एंड में आई को लिख देना ई बाय आर ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। गाइस सेम आया या नहीं आया? म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, यही आ रहा, तो देख लो एवरीबडी, दिस थिंग एंड दिस थिंग आर बेसिकली सेम। किस किस को समझ में आया है? हाँ सर आ गया। आ गया सर। तो मतलब जुगाड़ करके हम क्वेश्चन तो कर ही देंगे, अगर हम भूल भी गए तो भी हम जुगाड़ करके क्वेश्चन कर देंगे। इज दैट फाइन? ओके, हम क्या कर रहे थे, इधर देखो सब, आवाज मत करो यार, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ। किसी को याद आ रहा है वेव इक्वेशन क्या होती थी? एनीबडी रिमेंबर्स वेव इक्वेशन? वेव इक्वेशन ऐसे होता था, ऐसे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये राइट ट्रेवलिंग वेव है। कौन सी वेव है ये? राइट ट्रेवलिंग वेव है। वेव yxt was a sin omega t minus kx प्लस फाई नॉट। मैं बता दूं जो ये वाला पार्ट मैं करा रहा हूं इसमें सब बच्चे इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको वेव इक्वेशन याद नहीं होती 11th क्लास की, और वो याद नहीं होती तो कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा होता। yxt इज a sin omega t minus kx प्लस फाई नॉट, ये राइट ट्रेवलिंग वेव है। राइट ट्रेवलिंग वेव का मतलब होता है जो ये पूरा पैटर्न है ये राइट की तरफ
शिफ्ट हो रहा है। ये जो वाई एक्स टी है इसका मतलब क्या है कि एक्स लोकेशन पे टाइम टी पे ये पॉइंट कितना वाई एक्सिस में डिस्प्लेस्ड है। एम आई राइट? वाई एक्सिस में ये पॉइंट कितना डिस्प्लेस्ड है टाइम टी पे लोकेशन एक्स पे। ये इक्वेशन ये बता रहा है। एम आई राइट गाइज? डिफरेंट एक्स डालूंगा डिफरेंट टी डालूंगा तो डिफरेंट वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आएगी। और ये इसमें जो हमारा वेव इक्वेशन में है ये राइट ट्रेवलिंग है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इनिशियल फेज का रोल प्ले कर रहा है। तो इसके अंदर ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। ये पैटर्न राइट में खिसकता जाएगा, राइट ट्रेवलिंग में ये पैटर्न ऐसे खिसकेगा। ये इधर जा रहे हैं, 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 ये इधर जा रहे हैं पार्टिकल्स। और थोड़ी देर बाद इसका फोटो खींचेंगे तो ये पैटर्न ऐसे आ जाएगा। हाँ या ना? और इधर आ गए ये, और इधर चले गए। ठीक है। इसके बाद अगर यही वेव लेफ्ट ट्रेवलिंग होती, ये वेव अगर लेफ्ट ट्रेवलिंग होती तो कैसे लिखते? लेफ्ट ट्रेवलिंग का मतलब क्या हुआ कि ये पैटर्न लेफ्ट में मूव करेगा तो ये पैटर्न ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। हाँ या ना? ये लोग इधर जाएंगे। ये हमने 11th क्लास के वेव मोशन में पढ़ा था। ये भी पढ़ा था कि यहां पर अगर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट है राइट ट्रेवलिंग में, ये एसएचएम करता है, ये मीन पोजीशन से नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी फेज एक्चुअली क्या होगी? पाई होगी। एसएचएम के अंदर -a की तरफ जा रहा है। और जैसे ये वाला पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है अगर लेफ्ट ट्रेवलिंग है तो, और इसमें इसकी फेज कितनी होगी गाइज? 0 होगी। राइट ट्रेवलिंग की इक्वेशन ओमेगा टी माइनस के एक्स था, तो लेफ्ट ट्रेवलिंग की इक्वेशन होती है वाई एक्स टी इज ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव नॉट। इज दैट फाइन? अगर कोफिशिएंट ऑफ टी एंड एक्स सेम साइन का होता है तो लेफ्ट ट्रेवलिंग होती है, अगर अपोजिट साइन का होता है तो राइट ट्रेवलिंग होती है। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? ध्यान रखना, बहुत बार इक्वेशनों को ऐसे लिख दिया जाता है कि राइट ट्रेवलिंग की इक्वेशन लिख दी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और किसी ने कह दिया दूसरी एक इक्वेशन लिख दी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये दोनों ही राइट ट्रेवलिंग है, दोनों में इनिशियल फेज अलग अलग है। या किसी ने लिख दिया ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स या ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये सारी की सारी चारों के चारों राइट ट्रेवलिंग है, क्योंकि दोनों में साइन अपोजिट उसका है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ टी अपोजिट साइन का है। अगर सब में अगर प्लस कर देता तो ये सारी लेफ्ट ट्रेवलिंग हो जाती। इज दैट फाइन? ये रिकैप हो रहा है वेव मोशन का, क्लास 11th में जो किया था। सबने लिख लिया था? एवरीबॉडी? गाइस गॉट इट और नॉट? अरे हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं? Yes, Yes, sir. sir. गुड। अगली चीज हम कह सकते हैं, सपोज, सॉरी नॉट सपोज, हाँ, अगली चीज हम कह सकते हैं, क्या बताना था? राइट ट्रेवलिंग बता दिया, लेफ्ट ट्रेवलिंग बता दिया।
ठीक है, ओके। वेव मॉडल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव मॉडल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मॉडल बना रहे हैं। हमने कहा ऐसे, एवरीबॉडी, जो जो ये हमने 3 एक्सिस बनाई है, दे शुड ऑलवेज फॉलो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें सारे क्वेश्चन डायरेक्शन पे बेस्ड आएंगे, तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का ध्यान नहीं रखोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक्स क्रॉस वाई जेड होना चाहिए, एक्स क्रॉस वाई जेड, वाई क्रॉस जेड एक्स, एंड जेड क्रॉस एक्स वाई। वो यही हो गया हमारा आई जे के वाली बात, एम आई राइट? अब यहां पर ये मॉडल क्या क्या कहता है कि अगर इस डायरेक्शन में ऑसिलेशन क्या कर रही है, क्या कर रही है ये ऑसिलेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन कर रही है। ये क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये राइट ट्रेवलिंग वेव है। अच्छा, इसमें ये चीज भी ध्यान रखना, ऊपर जो ये क्वांटिटी होती थी, अगर मैंने वेव इक्वेशन लिखी थी वाई एक्स टी इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, के क्या होता था, ओमेगा बाय सी। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? किसी को याद है या नहीं है? 11th क्लास में पढ़ा था हमने, यस सर। के होता था 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा। वेवलेंथ क्या होता था, सी इंटू टी, 2 पाई बाय टी हो गया ओमेगा, ओमेगा बाय सी। ये सारा हमने क्लास 11th में लास्ट चैप्टर में किया था। इज दैट फाइन? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि साइनोसॉइडली चेंज हो रही है, और हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी इज ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। इज दैट फाइन? बताना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन में है, ये वेक्टर है, तो डायरेक्शन है इसका जे कैप। किस डायरेक्शन में है, जे कैप में। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? जब ऐसे ईएम वेव होती है तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होता है, वो भी साइनोसॉइडली चेंज हो जाएगा। मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा एक्स वाई प्लेन में, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, ऐसे। और ये दोनों फील्ड एक दूसरे को री कर रही होती हैं। क्या कर रही होती हैं गाइस? ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को री कर रही होती हैं। कैसे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है। इज दैट फाइन? तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिख दोगे? मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी वुड बी बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। कौन सी डायरेक्शन में है ये? के कैप। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो याद रखनी है सबसे ज्यादा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और वेव प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में। ई
क्रॉस बी गिव्स डायरेक्शन ऑफ सी। सबसे इंपॉर्टेंट, E क्रॉस B गिव्स डायरेक्शन ऑफ C। समझ में आया कि नहीं आया? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जिसमें डायरेक्शन पे बेस्ड होंगे, किस चीज पे बेस्ड होंगे? E क्रॉस B गिव्स डायरेक्शन ऑफ C। दूसरी चीज इस पे कैसे बन सकता है? सोच के मान लो इन्होंने कह दिया कि हमारा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, कि मान लो कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इज yt is a sin ky plus omega t k कैप कर दिया। E नॉट, इज दैट फाइन? इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू है और मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू है, ये इंटर रिलेटेड होती हैं। E नॉट इज सी बी नॉट, E नॉट इज सी बी नॉट, याद रहेगा? दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, E नॉट इज सी बी नॉट एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सबको याद है या नहीं? याद हो गया नहीं हो गया? E नॉट इज सी बी नॉट, C इज 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्वेश्चन दे दिया इन्होंने और अब कह रहे हैं राइट इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो मैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूंगा, ये x, ये y और ये z, x क्रॉस y z देना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस के अलोंग है, ऐसे है। और प्रोपोगेशन नेगेटिव y एक्सिस में है। समझ में आई बात या नहीं आई? प्रोपोगेशन नेगेटिव y में, ये कैसे पता चला मुझे? क्योंकि यहां पर अगर ये ओमेगा टी माइनस के एक्स बोलता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा होता है, ओमेगा टी प्लस के एक्स बोलता है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा होता है, के वाई प्लस ओमेगा टी बोलेगा तो नेगेटिव वाई में जा रहा होगा, और के वाई माइनस ओमेगा टी बोलेगा तो पॉजिटिव वाई में जा रहा होगा। और इस के कैप से मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जेड एक्सिस के अलोंग है। अब ये बता दो, मैंने अभी अभी बताया था कि हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है? E क्रॉस B गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ C। B किधर होगा? माइनस जे कैप, माइनस माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या लिखोगे? बी वाई टी। अब हमारे पास E नॉट वॉज सी बी नॉट ना, तो बी नॉट को लिख दोगे E नॉट बाय सी, ये हो जाएगा E नॉट बाय सी साइन के वाई प्लस ओमेगा टी माइनस आई कैप। डन। एवरीबॉडी गॉट इट? किस किस को ये समझ में आया है? सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर। Yes, sir. ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब रिकॉर्डिंग ऑन है ना?
एग्जैक्टली इसी चीज पे क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड का दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है, दिख रहा है एक क्वेश्चन, आर्काइव का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इसी चीज पे रिलेटेड है, समझ में आ रहा है? ये भी इसी चीज पे रिलेटेड है, इक्वेशन बताने पे। ये भी इसी चीज पे रिलेटेड है, क्या बताने पे? इक्वेशन बताने पे। दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। सर ये हिस्टेरिसिस का हो गया, ये भी इक्वेशन से रिलेटेड है, ये भी इक्वेशन से रिलेटेड है। चलो ये तो पोलराइजेशन का डाल दिया, ये भी नहीं, ये तो सिंपल है, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट पे है, अगेन इक्वेशन के ऊपर है। ये 2017 के क्वेश्चन थे जो जितने भी मैंने दिखाए हैं, कुछ 2017 के थे, कुछ 2018 के थे। फिर इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन, ये नहीं है। फिर डायरेक्शन को लेके E क्रॉस B C देगा, फिर इक्वेशन को लेके डायरेक्शन के ऊपर। तुम्हें लग रहा है कि कुछ मजाक चल रहा है? लग रहा है नहीं चल रहा है? लग रहा है ये। What you can see is looking at the archive of JEE Mains, they are continuously asking the question, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इस पे बन नहीं सकते। इस पे क्वेश्चन किस चीज पे बनते हैं? या तो इंटेंसिटी पे बनते हैं या डायरेक्शन पे बनते हैं। तो बार बार वो क्या करता है, बच्चों को इक्वेशन ही नहीं आती तो वो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से E क्रॉस B C देगा, इसको यूज कर रहा होता है, बच्चों से इक्वेशन लिखी नहीं जा रही होती। इज दैट फाइन फॉर और नॉट? तो इस पे देयर इज अ नाइस प्रोबेबिलिटी कि अगर क्वेश्चन आएगा EM वेव से तो किस चीज पे आएगा? डायरेक्शन पे। इक्वेशन लिखने पे आएगा, इक्वेशन लिखने पे आएगा। एक की इक्वेशन दे देगा, दूसरे की पूछ लेगा, या दोनों की दे देगा और कहेगा कौन सी, ये कौन सा पेयर सही है। तुम्हें ध्यान रखना होगा, E क्रॉस B C की डायरेक्शन देगा, हाँ या ना? ऑप्शनों में ऐसी ऐसी गलतियां करेगा, जैसे पता चलेगा किसी ऑप्शन में पता चला KY प्लस ओमेगा टी की जगह माइनस ओमेगा टी लिख दिया, यहां पर माइनस आई की जगह प्लस आई कैप लिख दिया, हाँ या ना? तो मतलब तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कर क्या रहे हो। इज दैट फाइन और नॉट? सबको समझ में आ गया ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला झंझट? किसी को ये याद आ रहा है कि हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होती थी, एनर्जी डेंसिटी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितना होता था? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और एनर्जी डेंसिटी होती थी मैग्नेटिक फील्ड की, B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। किसी को ये सबको याद है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। सबको याद है? अच्छा अब ये बता दो, अगर हमारे पास कोई साइनोसॉइडल फंक्शन है साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का अगर मैंने स्क्वायर ले लिया, इसकी ये एक फंक्शन ले लिया y इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसकी y की एवरेज वैल्यू इन वन टाइम पीरियड कितनी होगी? y एवरेज इन वन टाइम पीरियड, ये याद रखेंगे, उसमें हमने AC में पढ़ा था एवरेज वैल्यूज निकालना। कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा। कितना आ रहा है ये? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा इंटू डी टी का इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा। क्या मैं कह सकता हूं 1/2 इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, पहला इंटीग्रल तो बन जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, दूसरा बन जाएगा कॉस का इंटीग्रल क्या बनेगा? साइन 2 ओमेगा, टी को लिख दोगे 2 पाई बाय ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय
कोफिशिएंट 2 ओमेगा, ये कट गया, साइन 4 पाई 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, ये चीज कट गई, एवरेज वैल्यू आ गई 1/2। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? अब तुम कहोगे ये चीज मैंने क्यों करवाई? बहुत बेसिक रीजन है। एनर्जी डेंसिटी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखी थी, ये फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हर जगह एनर्जी डेंसिटी सेम होगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो हर जगह एनर्जी डेंसिटी अलग अलग होगी या नहीं होगी? अगर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है तो एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह वेरिएबल है तो एनर्जी डेंसिटी वेरिएबल होगी या नहीं होगी? अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमने मॉडल बनाया है, इस मॉडल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। कैसा फंक्शन बन रहा है? साइनोसॉइडल फंक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है टाइम के साथ? इज दैट फाइन और नॉट? तो क्या मैं ये कह सकता हूं एनर्जी डेंसिटी एवरेज कितनी हो जाएगी? एनर्जी डेंसिटी एवरेज कितनी हो जाएगी? अब खुद से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन बन रहा था इस प्रकार का, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। तो हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं इस एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू हो जाएगी, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू हो जाएगी इस चीज की एवरेज वैल्यू, इस चीज की एवरेज वैल्यू मैंने अलग से निकाल ली, तो ये बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। बोलो हाँ। एवरीबॉडी गॉट इट? किस किस को समझ में आया है? जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई है हमने, इसके अंदर एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू कितनी है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो था, वो तो ई तो टाइम डिपेंडेंट था, तो ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालूंगा, तो ई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू इज बेसिकली साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू इन वन टाइम पीरियड इज हाफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सर फिर तो नीचे 1/8 नहीं होएगा, 1/2 का स्क्वायर और फिर 1/2। नहीं 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 नहीं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लोगे, अच्छा वही 1/2 है, वही 1/2 है। ओके सर, ओके सर। गलत सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, तुमने 1/2 का भी स्क्वायर कर दिया, बहुत इंटेलिजेंट हो। साइन का, साइन की एवरेज वैल्यू तो 0 होती है। हाँ सर, ध्यान नहीं दिया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू लोगे ना, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, मतलब कई बार तो अगर कल कोई कह दे कि भाई एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई पीक स्क्वायर, तो ये गलत चीज हो गई ना। ये गलत इसलिए हो गया, खुद से सोचो यार, ई पीक तो हमेशा होगी भी नहीं ना वैल्यू। ई पीक वैल्यू तो कभी कभार आएगी, ई पीक वैल्यू तो कभी कभार आएगी, वरना आएगी भी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू तो ये ई नॉट थोड़ी आएगा बार बार, ये ई नॉट है, कम भी तो है, उससे कम भी तो है। तो हमेशा जो वैल्यू आएगी एनर्जी डेंसिटी की, वो हमेशा ई नॉट के हिसाब से थोड़ी आनी चाहिए, उससे कम आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। इज दैट फाइन और नॉट? तो ये Yes, गलत है, sir. ये गलत है। ये कितना आ जाएगा? एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज वैल्यू इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी
इन मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख दिया मैंने, मैग्नेटिक बी लिखना चाह रहा था, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आ जाएगा हाफ नहीं 1/4 बी स्क्वायर, बी नॉट स्क्वायर पीक वैल्यू स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट। इज दैट फाइन? अब मैं क्लेम कर रहा हूं कि ये दोनों एनर्जी डेंसिटीज सेम है, ये दोनों एनर्जी डेंसिटीज सेम है। क्यों है? इसका मतलब कई बार क्वेश्चन ये भी आया है कि ऑल एनर्जी इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, रॉन्ग। ऑल एनर्जी इज इन मैग्नेटिक फील्ड, रॉन्ग। इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द टू सेम? यस। गॉट इट और नॉट? सेम कितनी कैसे प्रूव कर सकते हो? ई नॉट क्या था हमारा? किसी सी बी नॉट, सी बी नॉट, तो सी बी नॉट का स्क्वायर करोगे, ये आ जाएगा सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। सी स्क्वायर था 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट यहां से कट जाएगा, तो क्या बच गया? 1/4 म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर। इज दैट फाइन और नॉट? यस सर। तो ये आ गया हमारा क्या चीज, इसके बारे में, एनर्जी डेंसिटी के बारे में, दोनों सेम है। इसका मतलब टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी डेंसिटी एवरेज, ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो कई बार बच्चे गलत तरीके से ये सोच लेते हैं और तब भी बच जाते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? वो भूल जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में होती है और मतलब दो गलतियों से एक सही हो जाता है। क्या गलती करी? एक तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी भूल गए, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी भूल गए, क्वेश्चन में पूछी भी नहीं, और ये भी भूल गए कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 थी। टोटल 1/2 हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मार के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हाँ या ना? और फिर कह रहे हैं अरे मैंने सही कर दिया। लेकिन अब समझ में आया कि ये कैसे आया है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी आई है, और ये क्या बोलते हैं, ई नॉट पीक वैल्यू का स्क्वायर है। इज दैट फाइन एवरीबॉडी और नॉट? गाइस गॉट इट और नॉट? हाँ या ना में जवाब देंगे? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, सर एक अब कितना बस बचा है? ऑलमोस्ट ओवर। सर ऊपर कर दो, लिखा नहीं मैंने। ओके ओके थोड़ा और। गाइस, हम ये कह रहे थे एक और चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत बार इंटेंसिटी को लेके क्वेश्चन आ जाता है। इंटेंसिटी क्या होती थी ये बता दो? इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इज दैट फाइन? इसका अगर रेफरेंस देखा जाए तो इसका रेफरेंस यहां से आया था पहली बार, अगर याद आ रहा हो तो। एक पॉइंट सोर्स होता था, उसकी पावर पी होती थी, पॉइंट सोर्स की पावर पी होती थी, और ये कहते थे कि ये चारों दिशाओं में 3D में वेव्स फेंकेगा, ये वेव्स फेंकेगा। और फिर हम ये कहते थे आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितनी होगी। हम ये कह सकते हैं पावर क्या होता था, एनर्जी पर सेकंड, पावर होता था एनर्जी पर सेकंड। तो वो सारी की सारी एनर्जी इस स्फेरिकल क्रॉस सेक्शनल स्फेरिकल एरिया से पास करेगी, कर्व्ड एरिया से। तो यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी P अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, P अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब पॉइंट सोर्स में, किसमें, पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का रूल फॉलो करेगा। इसका मतलब अगर 2 मीटर का रेडियस है तो वहां पे इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, और 3 मीटर के रेडियस पे जब मैं पहुंचूंगा तो वहां पे इंटेंसिटी
प्रोपोर्शनल टू 1/3 स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर दोनों इंटेंसिटीज का रेशो पूछा जाए तो हम ये कह सकते हैं I1/I2 इज 9/4। बोलो हाँ। ठीक है। एक्चुअली इस चैप्टर को कराने में ना टाइम जानते हो क्यों लग रहा है? इसको रिलेट करना पड़ रहा है चीजों को, क्योंकि अगर तुम्हें सारी चीजें ऑन द स्पॉट याद होती, इंटेंसिटी में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हाँ या ना, तो आंख बंद करके क्वेश्चन कर लोगे। यहां पर क्वेश्चनों के अंदर चीजें तो पुरानी लगेंगी और कुछ कुछ नया लग जाएगा। इज दैट फाइन? तो क्वेश्चन तुमसे हो नहीं पाएगा। पॉइंट सोर्स में इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल था। दूसरा कौन सा था? लीनियर सोर्स करते थे, याद आ रहा हो तो, लीनियर सोर्स, ये लीनियर सोर्स है। और फिर हमने कहा कि भाई यहां पर इसका कुछ लैम्डा ले लो, लैम्डा को बोल दो एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब इसका लेंथ एल ले लूंगा तो उसका एनर्जी पर सेकेंड कितना हो जाएगा? उसका एनर्जी पर सेकेंड हो जाएगा मान लो लैम्डा इंटू एल। ये एक तरीके से पावर हो गया, हाँ या ना, वॉट में। अब ये लीनियर सोर्स है, ट्यूबलाइट है ये बेसिकली, तो ट्यूबलाइट एनर्जी ऐसे फेंकेगा। इज दैट फाइन? तो यहां पर मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना लूंगा जिसका लेंथ तो रखा एल और जिसका रेडियस ले लिया आर। इसके कर्व्ड सरफेस पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? पावर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrl। तो ये हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन 2πrl। तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2πr। ये इंटेंसिटी हो गया। इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ये R1 हो गया और ये सपोज R2 हो गया। तो इंटेंसिटी हमारी, अगर रेडियस डबल हो गया तो इंटेंसिटी हमारी हाफ हो जाएगी। एम आई राइट गाइज? उसमें दूसरा हो रहा था, उसमें रेडियस डबल हो गया तो इंटेंसिटी मेरी 1/4 हो जाएगी। इज दैट फाइन? सबको ये समझ में आ गया या नहीं आ गया? अब सपोज करें, चलो एक काम करते हैं, सपोज एक काम करते हैं, मान लो हमारे पास वेव आ रही है, मान लो हमारे पास वेव आ रही है। अच्छा एक और चीज होता है, प्लेनर सोर्स। प्लेनर सोर्स में इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती थी, प्लेनर सोर्स में इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती थी। प्लेनर सोर्स कैसा हो गया कि बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज को एक साथ लगा दिया तो वेव्स पैरेलल जा रही हैं। वेव्स अगर पैरेलल जाएंगी तो इंटेंसिटी हर जगह क्या रहेगी गाइस? कांस्टेंट रहेगी, नहीं रहेगी? क्योंकि डाइवर्जिंग रेज नहीं है ना, डाइवर्ज नहीं कर रही, क्या बोलते हैं, वेव्स। तो इसका मतलब यहां पर इंटेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? पॉइंट सोर्स में डाइवर्ज कर रही थी इसलिए इंटेंसिटी कम होती जा रही है। मतलब इसका मतलब मुझे हमेशा पैरेलल बीम चाहिए, पैरेलल बीम चाहिए सो दैट की इंटेंसिटी दूर तक सेम रहे। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई कुछ नहीं सुन रहा। एवरीबॉडी, मान लो हमारे पास पैरेलल बीम आ गई, मान लो हमारे पास पैरेलल बीम आ गई। उस बीम की इंटेंसिटी है आई, उस बीम की इंटेंसिटी है आई और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। और मैंने कहा सपोज टाइम टी में, सपोज टाइम टी तक बात करी, टी 0 से टाइम टी तक, टी 0 से टाइम टी तक कितनी एनर्जी गिरी होगी? क्या मैं कह सकता हूं इंटेंसिटी क्या होता था? एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब इंटेंसिटी इनटू एरिया, दिस इज एनर्जी पर सेकेंड जो गिर रही है, और एनर्जी इन टाइम टी कितना हो जाएगा? एनर्जी इन टाइम टी हो जाएगा इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टी। बोलो हाँ, किस किस को ये समझ में आ गया? टाइम टी में इस क्रॉस सेक्शन पे इतनी एनर्जी गिरी होगी, आई इंटू ए इंटू टी। सही है? किस किस को ये समझ में आया है?
एनर्जी जो टाइम टी में इस पे गिरी है। अरे हाँ या ना में जवाब दोगे? आ गया सर। यस अब मैं ये कह रहा हूं, मान लो पहला फोटोन गिरा यहां पे T0 पे, ये पहला फोटोन C से चल रहा था, तो टाइम T में ये कितना आगे तक चला जाएगा? CT। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जब T टाइम पे जो फोटोन गिर रहे हैं, जो T टाइम पे यहाँ पे फोटोन गिर रहे हैं, तो यहां पहला फोटोन यहां पर है, तो इस पूरे के पूरे वॉल्यूम में फोटोन्स भर गए, इस पूरे की पूरी वॉल्यूम में फोटोन्स भर गए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरी वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, वो ये होनी चाहिए? किस किस को समझ में आया? जब पहला फोटोन गिरा, जब फर्स्ट फोटोन गिरा यहां पे T0 पे, तो टाइम T तक ये वाला फोटोन यहां से यहां चला गया, तो ये डिस्टेंस हो गया CT। तो जब ये यहां पहुंचा टाइम T पे, हाँ या ना, तो टाइम T पे कुछ गिर रहे थे यहां पे, तो इसके बीच में जितने भी गिरे वो बीच में भर गए या नहीं भर गए? कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा, कोई यहां होगा। तो इस वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड को मैं कह सकता हूं IAT। बोलो हाँ। अब ये बता दो, अंदर एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी थी? अंदर एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी थी? एनीबॉडी? एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी थी? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। बोलो हाँ। किस किस को समझ में आया? अभी अभी कराया था मैंने। हाँ सर। 1/4 नहीं था, 1/2 था। 1/4 नहीं था, 1/2 था। मैंने दिखा दिया था वो हाँ कि सर। हाँ सर। टोटल हमारा 1/2 हो गया था। हाँ या ना? यस सर। तो हम ये कह सकते हैं एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो गई हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस वॉल्यूम में एनर्जी कितनी है, उसको मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं? क्योंकि ये एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया गाइस? वॉल्यूम कितना हो गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ। लेंथ को लिख सकता हूं CT। एरिया इंटू लेंथ, लेंथ को लिख सकता हूं CT। दैट शुड बी इक्वल टू I इंटू A इंटू C। ए काट दो, सॉरी I इंटू A इंटू T। क्या कर रहा हूं, इस वाली एनर्जी से इक्वेट कर दिया। ए काट दो और T काट दो, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, इंटेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर इंटू C। याद रहेगा फॉर्मूला एवरीबॉडी? इंटेंसिटी हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर इंटू C। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए कराया कि बहुत बार तुमने, अभी मैं क्वेश्चंस दिखा रहा था आर्काइव वाले, उनमें E0 से B0 नहीं निकलवाया था, इंटेंसिटी से E0 और B0 निकलवाया था। आप समझ में आ रहा है? शुड आई शो यू दैट EM वेव के जो क्वेश्चन दिखा रहा था मैं, तुम नोटिस करो कि बहुत बार इन्होंने इसमें तो B0 से E0 निकलवा लिया, इस वाले में देखो इंटेंसिटी के साथ खेल रहा है वो बेवकूफ। क्वेश्चन वाला क्या कर रहा है दिखाई दे रहा है? इंटेंसिटी से खेल रहा है। 21st क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अरे हाँ या ना में जवाब दोगे? हाँ सर। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वो इंटेंसिटी के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू लिख रहा है, तो वो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा होगा? ये वाला। ही इज यूजिंग दिस फॉर्मूला। मतलब मैंने तो, जब मैं क्वेश्चंस आर्काइव से उठा रहा था ना, तो मुझे तो एक और पैटर्न दिखाई दिया, हद हो गई। मैंने देखा एक सेट में 21वां क्वेश्चन EM वेव का, दूसरे सेट में 21वां क्वेश्चन EM वेव का, तीसरे सेट में 21वां क्वेश्चन EM वेव का। इसमें भी देखो क्या बोलते हैं, इसमें तो चलो इंटेंसिटी यूज नहीं किया, चलो ये 19वां हो गया, फिर EM वेव का फिर 21वां हो गया, फिर 21वां हो गया, चलो इसमें 18 हो गया। मतलब कुछ सेट सा पैटर्न है उनका। और इंटेंसिटी वाला समझ में आया है या नहीं आया गाइज? हाँ सर। तो इस इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले को भी याद रखना,
इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। वैसे एक ही बार डाला है क्या इन्होंने, लेकिन पूरा है भी नहीं है। कब तक का है? 2017 तक का बनाया था ना मैंने, 18 तक का बनाया है गाइस। कहां तक का है ये आर्काइव? 18 तक का है। 1920 तो 2 साल में बहुत सेट बने हैं भाई। ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया नहीं आ गया? सो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ईएम वेव की थ्योरी इज ओवर, और न्यूमेरिकल खुद ट्राई कर सकते हो आई होप।